पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक निराशाजनक, दर्दनाक और कभी-कभी विकलांग कर देने वाली स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अब अगर आप उन लोगों में से एक हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यह वीडियो आपकी मदद करने वाला है यदि आपकी न्यूरोपैथी की प्रगति को धीमा करने, वास्तव में प्रगति को रोकने, प्रगति को उलटने या यहाँ तक कि आपकी न्यूरोपैथी को पूरी तरह से ठीक करने का कोई मौका है, तो इसका उत्तर इस वीडियो में निहित है। परिधीय न्यूरोपैथी इतनी व्यापक है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके कई मित्र और परिवार के सदस्य पहले ही इससे पीड़ित हो चुके हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मस्तिष्क और मेरुदंड के बाहर की नसों को होने वाला नुकसान है। अक्सर यह सुन्नता, झुनझुनी, दर्द या कमजोरी का कारण बनता है, जो आमतौर पर हाथों या पैरों से शुरू होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार में रुकावट के परिणामस्वरूप होता है। तो कृपया इस वीडियो को साझा करने पर विचार करें, क्योंकि इसे देखने से किसी को परिधीय न्यूरोपैथी के मूल कारणों को समझने में मदद मिल सकती है। और उस ज्ञान के साथ, वे तब रोग की प्रगति को धीमा करना, उसे उलटना या यहाँ तक कि उसका इलाज करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले, चलिए उन चीज़ों को हटा देते हैं जो निश्चित रूप से मदद नहीं करेंगी। क्योंकि लोग हर दिन उन उत्पादों पर पैसा खर्च करते हैं जिन्हें पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मदद के लिए प्रचारित किया जाता है। और मैं आपको उन चीज़ों की संक्षिप्त सूची देने जा रहा हूं जो पैसे की बर्बादी हैं। आप अपना पैसा बचा सकते हैं। आपको उन्हें कभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे न्यूरोपैथी के मूल कारण को भी संबोधित नहीं करते। वे आपके पैसे बर्बाद करेंगे और वे कुछ भी ठीक नहीं करेंगे। सबसे पहले, जो कुछ भी आप बाहरी रूप से रगड़ते हैं। तो अगर आपके पैरों, पैर की उंगलियों या टांगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और कोई क्रीम, मरहम, लोशन या बाम बेच रहा है जिसे आप अपनी त्वचा पर रगड़कर कहता है कि यह आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को ठीक कर देगा, तो जान ले कि यह काम नहीं करेगा। यह किसी भी तरह से आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मदद नहीं करेगा। यह मूर्खता है, यह पैसे की बर्बादी है, यह कभी मदद नहीं करेगा। दूसरा, मैंने वास्तव में प्रशंसित डॉक्टरों और विशेषज्ञों को यह कहते देखा है कि आपको अपने नमक का सेवन कम करना चाहिए। अन्य कहते हैं कि आपको अपने संतृप्त वसा का सेवन कम करना चाहिए। न केवल इसे समर्थन करने के लिए कोई शोध नहीं है, बल्कि ये सिफारिशें वास्तव में मानव शरीर की तंत्रिका संबंधी शारीरिक प्रक्रियाओं के खिलाफ हैं। आपकी नसों को नमक की आवश्यकता होती है और वे वसा से बनी होती हैं। तो ये दोनों सिफारिशें मूर्खता हैं। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं, ओह, यह खास मल्टीविटामिन या यह खास विटामिन कॉम्प्लेक्स लेने से आपकी न्यूरोपैथी ठीक हो जाएगी। यह कभी काम नहीं करता। यदि आपको विटामिन या खनिज की कमी है तो यह थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन यदि आपको उनमें से कोई कमी नहीं है तो इससे बिल्कुल भी मदद नहीं मिलेगी। अगले, आप कैप्सूल और गोलियों में और शायद शेक्स और पाउडर्स में भी मिलने वाले नर्व सपोर्ट फॉर्मूले देखेंगे। यह एक और पूरी तरह से बेकार पैसे की बर्बादी है। आपको उन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जिनके बारे में मैंने ऊपर बात की थी। वे आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगी। कुछ पर्चे वाली दवाएं हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लक्षणों जैसे जलन, खुजली, दर्द, पीड़ा और सुन्नपन में मदद करती हैं, लेकिन वे किसी भी तरह से मूल कारण को संबोधित नहीं करते। और इनमें से प्रत्येक की एक लंबी सूची होती है, संभावित दुष्प्रभावों की नहीं, बल्कि संभावित दुष्प्रभावों की। यदि आप इनमें से कोई एक दवा लेते हैं तो आपको दुष्प्रभाव होंगे। इनमें लिरिका, न्यूरोंटिन, एमिट्रिप्टिलिन और फिर टेग्रेटोल शामिल हैं। इनमें से अधिकांश दवाएं या तो दौरे के विकारों के लिए हैं या अवसाद या मूड विकारों के लिए हैं, और इसलिए ये आपके लक्षणों की तीव्रता को कुछ कम कर सकती हैं। लेकिन ये किसी भी तरह से आपकी न्यूरोपैथी के उपचार
उलटफेर या उसकी प्रगति को धीमा नहीं करेंगे। अब आइए उन चीज़ों की सूची देखें जो परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बनती हैं। और मैं सबसे कम संभावित से शुरू करूंगा। ठीक है, ये उन 1000 में से एक या 100 में से एक चीज़ें हैं जो आपकी न्यूरोपैथी का कारण बन सकती हैं। या बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों में ये न्यूरोपैथी का अधिकांश कारण हो सकती हैं। लेकिन ये सबसे दुर्लभ कारण हैं। और मैं यह नहीं कह रहा कि ये सभी चीज़ें बेहद दुर्लभ हैं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि शायद ये आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण नहीं है। इनमें शराब की लत शामिल है, यदि आप बहुत वर्षों तक शराब पीते रहें। एमिलोइडोसिस, यदि आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो इससे न्यूरोपैथी हो सकती है। यदि आपके शरीर में भारी धातुओं का विषाक्त स्तर है तो इससे न्यूरोपैथी हो सकती है। पोर्फिरिया बाइस ऑटोमेटोनिया, विटामिन B12 की कमी निश्चित रूप से परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बन सकती है। अज्ञात कारण की बहुतंत्रिका क्षति। आपको इस चैनल पर मेरी अन्य वीडियो से पता होगा कि अज्ञात कारण का मतलब है कि हमें नहीं पता कि इसका असली कारण क्या है, लेकिन कम से कम वे इसका निदान तो कर ही सकते हैं। पैरानेओप्लास्टिक सिंड्रोम, इसलिए यदि आपको कैंसर है जो आपके शरीर के किसी विशिष्ट स्थान में है तो इससे कुछ परिधीय न्यूरोपैथी हो सकती है। लाइम रोग परिधीय न्यूरोपैथी का एक दुर्लभ लेकिन ज्ञात कारण है। सार्कोइडोसिस और फिर छोटे रक्तवाहिनी वास्कुलाइटिस, इनमें से कोई भी चीज परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बन सकती है। अब आइए सबसे आम कारणों के बारे में बात करें। और ये वे कारण हैं जिन पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में शायद 90% परिधीय न्यूरोपैथी इन्हीं में से किसी एक कारण से होती है। ठीक है? और वे वास्तव में दो अलग अलग चीज़ों तक सीमित हैं, जिनके बारे में मैं इस सूची का नाम बताने के बाद बताऊंगा। तो मधुमेह न्यूरोपैथी का एक बहुत बड़ा कारण है, साथ ही हाइपरग्लाइसीमिया का भी। और फिर प्रीडायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ विकसित होने से कई साल पहले, जब आप प्रीडायबिटीज़ के शुरुआती चरणों में होते हैं, तब आपके शरीर में न्यूरोपैथी विकसित हो सकती है। वास्तव में इसी तरह कई लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ का निदान होता है। वे डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर, मेरे पैर जल रहे हैं और मुझे नहीं पता क्यों। तो प्रीडायबिटीज निश्चित रूप से परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बन सकती है। दीर्घकालिक हाइपरिंसुलिनिमिया, जो प्रीडायबिटीज का हिस्सा है, और अगला हिस्सा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दोनों परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बन सकते हैं। दीर्घकालिक अनुचित सूजन। तो दीर्घकालिक सूजन आपके आहार या आपके शरीर में प्रवेश करने वाली किसी अन्य चीज के कारण होती है, जो दीर्घकालिक अनुचित सूजन का कारण बनती है। यह सूजन आपके पैरों, पैर की उंगलियों, टांगों, हाथों और बाजुओं तथा आपके शरीर के अन्य हिस्सों में मौजूद छोटी छोटी तंत्रिकाओं पर हमला कर सकती है। ऑटोइम्यून स्थितियां। और इसलिए यदि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है, लेकिन यह भ्रमित है कि आप और आप नहीं के बीच की सीमा कहां से शुरू होती है, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तव में आपके तंत्रिका सिरों पर हमला करना शुरू कर सकती है। तो टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, प्रीडायबिटीज से होने वाली हाइपरग्लाइसीमिया और प्रीडायबिटीज शुरू होने से कई साल पहले होने वाली हाइपरिंसुलिनेमिया, ये सभी परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बन सकते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया समस्या है। यह लगातार उच्च रक्त शर्करा या हर बार जब आप अपने लिए अनुचित भोजन खाते हैं तो रक्त शर्करा में होने वाली कई उछाल वास्तव में आपके परिधीय छोटे तंत्रिकाओं की माइलिन शीथ पर मौजूद प्रोटीनों को ग्लाइकेट कर देती है। और एक तंत्रिका जितनी लंबी होगी, उतना ही अधिक संभावना है कि वह प्रभावित हो। और इसलिए जब आप अपनी माइलिन शीथ को ग्लाइकेट करते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आती है और आपके मैक्रोफेज एक अवलोकन करते हैं। और वे कहने लगते हैं, अरे, यह ठीक नहीं दिख रहा है। यहाँ ग्लाइकेटेड प्रोटीन नहीं होना चाहिए।
और इस प्रकार वे उस माइलिन शीथ को फैगोसाइट करना शुरू कर देते हैं। वे इसे निगल लेते हैं और वास्तव में आपके तंत्रिका सिरे को नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार हाइपरग्लाइसीमिया से ग्लाइकेशन तक पहुंचने के लिए एक परिपूर्ण तूफान तैयार हो जाता है। और फिर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भ्रमित हो जाती है, क्योंकि एक प्रोटीन पर एक अजीब ग्लाइकेशन है जो वहां नहीं होना चाहिए। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वास्तव में उस पर हमला करना शुरू कर देती है। फिर पुरानी अनुचित सूजन के साथ, जो इसके दूसरे बड़े पहलू हैं, वास्तव में धमनियों के आसपास सूजन होने लगेगी। और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली हर जगह, हर समय, हर दिन इस सभी सूजन से भ्रमित हो जाती है। तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उन हिस्सों पर हमला करना शुरू कर देती है जिन्हें वह हमला नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों में यह हशीमोटो थायराइडाइटिस के रूप में प्रकट होता है। और कुछ लोगों में यह लुपस, शोग्रेन सिंड्रोम या अन्य सभी ऑटोइम्यून स्थितियों के रूप में प्रकट होता है, या अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से जुड़ी टाइप 1 मधुमेह के रूप में। लेकिन कुछ लोगों में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली आपके शरीर के परिधीय हिस्सों में मौजूद छोटी नसों पर हमला करना शुरू कर देती है। इसमें आपके पैर और आपकी बाहें शामिल हैं। और यह कोशिका को नष्ट कर देती है। और इसलिए आपने शायद फैंटम लिम्ब दर्द के बारे में सुना होगा। तो अगर किसी का कोई हाथ या पैर किसी आघात में कट जाए या गंभीर अनियंत्रित मधुमेह के कारण कटकर अलग हो जाए, तो उन्हें वास्तव में उस पैर में दर्द, यानी फैंटम दर्द महसूस हो सकता है, जो अब मौजूद नहीं है। और इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि नसों का दर्द अक्सर संकेत की अनुपस्थिति के कारण हो सकता है, क्योंकि आपके सबसे छोटे पैर की उंगली से लेकर आपके पैरों तक की नसें हमेशा आपके मस्तिष्क के साथ आदान प्रदान करती रहती हैं। असल में बस ठीक का संकेत एक दूसरे को भेजना। और इसलिए यदि आपके मस्तिष्क को आपके पैर की उंगली से ठीक संकेत नहीं मिल रहा है, क्योंकि या तो हाइपरग्लाइसीमिया या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में दीर्घकालिक अनुचित सूजन ने उस तंत्रिका को नष्ट कर दिया है, तो किसी न किसी समय आपका शरीर इसे दर्द के रूप में प्रकट करता है। हालांकि तकनीकी रूप से एक अंगविच्छेदित पैर में कुछ भी गलत नहीं है, वह पैर आपको दर्द नहीं दे रहा है और दे भी नहीं सकता। वह अब मौजूद ही नहीं है। आप अभी भी दर्द का संकेत प्राप्त कर रहे हैं। और यह सब मिलकर परिधीय न्यूरोपैथी की ओर ले जाता है। अब आइए उस परीक्षण के बारे में बात करें जिसकी आपको आवश्यकता है। और इसलिए आपको जो 90% परीक्षण करना है, वह इस सूची में सबसे ऊपर होगा। और फिर मैं कम आम और अधिक गूढ़ कारणों के बारे में बात करूंगा। तो आपको हीमोग्लोबिन 1C परीक्षण की आवश्यकता है। आपको सी पेप्टाइड की आवश्यकता है। आपको यह दोनों तुरंत जांचवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि आपकी रक्त शर्करा की स्थिति क्या है ना? यह देखने के लिए कि आपकी प्रीडायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया और टाइप 2 डायबिटीज की स्थिति क्या है। आप किस स्तर पर हैं? और फिर आप इसे उलटना शुरू कर सकते हैं। आपको एक पूर्ण चयापचय पैनल की आवश्यकता है। आपको एक मूत्र परीक्षण की आवश्यकता है। आपको डिफरेंशियल सहित पूर्ण रक्त गणना की आवश्यकता है। आपको एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट या सेड रेट और सी रिएक्टिव प्रोटीन रक्त परीक्षण की आवश्यकता है। आपको विटामिन B12 का स्तर जांचवाना चाहिए, क्योंकि यह उन चीज़ों में से एक है जो परिधीय न्यूरोपैथी का कारण बन सकती हैं या किसी अन्य कारण से होने वाली आपकी परिधीय न्यूरोपैथी को और खराब कर सकती हैं। आपको एक पूर्ण थायरॉयड पैनल की आवश्यकता है। आपको गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज रक्त परीक्षण की भी आवश्यकता है। आपको हेपेटाइटिस पैनल की भी आवश्यकता है। कभी कभी जिन लोगों को क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है और जिसका कभी निदान नहीं हुआ होता, उनका निदान इस तरह होता है कि वे डॉक्टर के पास अपने पैरों, पैर की उंगलियों और टांगों में जलन की शिकायत लेकर जाते हैं। और इसी तरह हेपेटाइटिस का पता चलता है। आपको यौन संचारित रोग अनुसंधान प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता है,
जो सिफिलिस का परीक्षण है। सिफिलिस महान नकलची है। यह लगभग किसी भी लक्षण के रूप में प्रकट हो सकता है। परिधीय न्यूरोपैथी उनमें से एक है। आपको भारी धातु परीक्षण करवाना चाहिए, और भारी धातु परीक्षण में आमतौर पर 2 पैनल होते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से दोनों भारी धातु पैनल के लिए कहें ताकि आप किसी भी विषाक्तता का पता लगा सकें। और फिर प्रयोगशाला के बाहर आप इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक परीक्षणों और यहां तक कि तंत्रिका बायोप्सी तथा त्वचा बायोप्सी के लिए सहमत हो सकते हैं। उन बायोप्सी में छोटे तंत्रिका तंतुओं को देखना। आप शायद इस सूची को अंत तक नहीं पढ़ पाएंगे। आपको शायद अपनी पेरिफेरल न्यूरोपैथी का कारण इस सूची में बहुत ऊपर ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका डॉक्टर कारण नहीं ढूंढ पाता है, तो आप इस सूची में दिए गए सभी विकल्पों को आजमाते रहें जब तक कि आप उन सभी को आजमा न लें। तो इन सब के बाद वास्तव में क्या काम करता है? वास्तव में पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या मदद करता है? और कई अध्ययन हैं जो यह दिखाते हैं। मैंने इस वीडियो के निर्माण में जिन सभी शोधों का उपयोग किया, उनके लिंक नीचे शो नोट्स में दिए गए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी मुझ पर या किसी और पर अंधाधुंध विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं इसकी जांच करें। तो ये वे चीजें हैं जो वाकई सबसे ज्यादा मदद करती हैं। और मैं सबसे कम मददगार चीज से शुरू करने जा रहा हूं। और फिर मैं उन चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से पीड़ित 80 या 90% लोगों की मदद करेंगी। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप अपने आहार या किसी सप्लीमेंट में सभी बी विटामिन्स का एक उत्कृष्ट स्रोत प्राप्त कर रहे हैं। यह बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है? उचित तंत्रिका कार्य के लिए आपके पास यह होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि आप अपने आहार, सप्लीमेंट या दोनों से पर्याप्त मैग्नीशियम और पोटेशियम प्राप्त कर रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करना कि आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल रहा है। और यदि आप विटामिन डी की खुराक लेने जा रहे हैं, तो आपको विटामिन डी 2 नहीं, बल्कि विटामिन डी 3 का उपयोग करना चाहिए। और फिर यह सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहे हैं, वरीयतापूर्वक आपके आहार में। लेकिन अगर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल लेनी ही पड़े, तो यह आपकी पसंद है। मैं यह कहीं बेहतर मानता हूं कि आप असली भोजन खाएं और अपने ओमेगा 3, विटामिन डी, पोटेशियम और मैग्नीशियम प्राप्त करें, बजाय इसके कि आप सिर्फ एक सप्लीमेंट लें और अपनी डाइट की अनदेखी करें। अब आइए उन 2 चीज़ों के बारे में बात करें जो अधिकांश लोगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी को पूरी तरह धीमा कर देंगी, उलट देंगी या पूरी तरह ठीक कर देंगी। अब यदि आपके पास उन अजीब कारणों में से कोई एक है जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी, तो अपवाद होंगे। लेकिन 80 या 90% लोगों में, जिनमें हाइपरग्लाइसीमिया, पुरानी अनुचित सूजन और भ्रमित प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, ये कम से कम आपके अधिकांश परिधीय तंत्रिका दर्द के 3 प्रमुख कारण हैं। और इसलिए आहार आपको अवश्य ही अपने लक्षणों की गंभीरता के आधार पर धीरे धीरे या जल्दी अपने वर्तमान आहार को बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार में बदलना होगा। आपको अपनी डाइट से सभी प्रकार की चीनी, चाहे वह मिलाई गई हो या प्राकृतिक, हटा देनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका रक्त शर्करा बढ़ जाता है। आपको अपनी डाइट से सभी अनाज हटा देने चाहिए, गेहूं, चावल, ओट्स, मक्का और बाकी सभी अनाज, क्योंकि ये तुरंत चीनी में टूट जाते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। याद है हाइपरग्लाइसीमिया? तो अगर आप कम कार्ब वाला आहार ले रहे हैं, तो मेरे लिए ठीक है। अगर आप कीटो आहार ले रहे हैं, तो वह भी काम करेगा। अगर आप मांसाहारी आहार ले रहे हैं, तो वह भी काम करेगा। तो आपका आहार वास्तव में वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे आप बदल सकते हैं, और यह परिधीय न्यूरोपैथी के आपके लक्षणों को कम करने में मदद करता है। और फिर उपवास।
यदि आपको मध्यम से गंभीर परिधीय न्यूरोपैथी के लक्षण हैं, तो आपको अपने दैनिक उपवास को बढ़ाना होगा। आपको सोते समय किए जाने वाले 8 घंटे के उपवास को बढ़ाकर प्रतिदिन 14 से 20 घंटे का उपवास करना होगा। जब आप दिन में 14 घंटे तक ऐसा करते हैं और कुछ समय तक ऐसा करते रहते हैं, तो आपको सुधार दिखाई देने लगेगा। आप इसे 16, 18 या 20 घंटे तक जितना अधिक बढ़ा पाएंगे, आपको उतनी ही जल्दी सुधार दिखाई देगा। अब ध्यान रखें कि नसें बहुत धीरे धीरे उगती हैं। नसें बहुत धीरे धीरे फिर से उगती हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया के कारण ग्लाइकेशन होता है, जिससे आपके फैगोसाइट्स आकर आपके पैर की उंगली या पैर में एक छोटे तंत्रिका सिरे को नष्ट कर देते हैं और आपको वहां परिधीय न्यूरोपैथी का दर्द होता है। लो कार्ब, कीटो या कार्निवोर डाइट अपना लेने से यह समस्या रातों रात ठीक नहीं होगी। उस नस को फिर से बढ़ने और उस दूसरे सिरे को खोजने में, जिसे वह टूटने के कारण खो चुकी थी, हफ्तों या महीनों लगेंगे। तो रातों रात परिणाम की उम्मीद न करें। तंत्रिका शरीर रचना के मामले में मानव शरीर इस तरह काम नहीं करता। तंत्रिकाएं बहुत धीरे धीरे फिर से उगती हैं। इसमें कई महीने लग सकते हैं। लेकिन अगर आप गंभीर परिधीय न्यूरोपैथी से पीड़ित हैं, तो मुझे आपको यह बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर इससे कोई राहत मिले तो उस सुधार को पाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना वाजिब है। मैंने वास्तव में ऐसे लोगों को जाना है जिन्होंने अतीत में आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी इतनी गंभीर और विकलांग करने वाली थी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी को उलटने के लिए इंतज़ार करना सार्थक है।